तो मैं सोच रहा हूँ कि पोस्ट इंडिपेंडेंस पढ़ाऊँ। 1947 से लेके आज तक का भारत के बारे में हम लोग डिस्कस करें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। अब इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस के लिए जो किताब है आपके सामने वो है वो है बिपिन चंद्रा की। बिपिन चंद्रा की एक मोटी सी किताब आती है। आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हो ना उससे ज्यादा मोटी है ये, इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस नाम की। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं आपको ये हाईली सजेस्ट करूंगा कि ये किताब आप ना पढ़ें, क्योंकि दिक्कत इस किताब में ये है कि ये बहुत ज़्यादा है। और इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस से मेंस में केवल एक क्वेश्चन आता है। वैसे तो हर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस का, लेकिन एक क्वेश्चन के लिए इतना ज़्यादा पढ़ाई करना अकलमंदी नहीं है। इसीलिए मेरा लेक्चर देखें, इट इज़ मोर देन सफिशियंट। ये पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा ड्राइव में, समझ में आ गया? और मैं आपको कमेंट सेक्शन में नीचे जो है उसको शेयर कर दूंगा। ऐप पर भी मैं जो है इसको अपलोड कर दूंगा, तो विच विल बी मोर देन सफिशियंट। समझ में अगर आप चाहो तो किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का एक छोटा सा पतला सा पीडीएफ आता है, वो भी चाहो तो पढ़ सकते हो। लेकिन ये पूरी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि इससे बहुत टॉपिक, बहुत सारे सवाल नहीं आते। लेकिन एक बात मैं आपको जरूर बताऊंगा कि टॉपिक भले इससे एक सवाल मेंस में आता हो जीएस पेपर 1 में, लेकिन लेकिन ये टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट इन द, मैं ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट बता रहा हूं क्योंकि इससे आपको ऐसे लिखने में आसानी होगी, इकोनॉमी के आंसर करने में आसानी होगी। समझ में आया? क्योंकि ये आपको एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देगा कि भारत की आज़ादी यानी कि 1947 से लेके 2024 तक क्या हुआ है भारत में। समझ में आ रहा है? तो इससे आपको काफी आसानी होगी, आप जो आंसर करना चाहते हो वो चीज, उसको आंसर करने में आसानी होगी। समझे बात होगी नहीं? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक, तो चलिए हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक, देखिए, आपको पता है कि 1945-46 तक आते आते आप लोग में सभी बच्चों ने कम से कम मेरी मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास जरूर देखी होगी। तो इतना आपको आइडिया होगा कि 1945 से लेके 46 तक आते आते कंडीशन राइप हो गया था कि ब्रिटिश अब पावर ट्रांसफर करना चाहते हैं इंडिया में। अब वो इंडिया में नहीं रहना चाहते हैं, पावर ट्रांसफर करना चाहते हैं। इनफैक्ट क्लीमेंट एटली का जो एक स्टेटमेंट भी आया था, उस स्टेटमेंट के तहत इन्होंने ये कह दिया था कि भाई हम किसी भी हाल में जून जुलाई 1948 तक किसी भी एक रिस्पॉन्सिबल पावर के हाथ में पावर ट्रांसफर करके और इंडिया को छोड़ के चले जाएंगे। यानी अब ये एक समय आ चुका है जिसमें, ये बात 1946 की है, जब क्लीमेंट एटली ने कह दिया था कि भाई जून जुलाई 1948 में आते आते हम किसी भी एक रिस्पॉन्सिबल पावर के हाथ में पावर ट्रांसफर के चले जाएंगे, क्योंकि अब हम यहाँ नहीं रह सकते। समझ में आ गया? अब क्लीमेंट एटली के बाद भारत के गवर्नर जनरल अंग्रेजों द्वारा जो भेजे गए थे उनका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। समझ में आया? लॉर्ड माउंटबेटन को इंडिया में भेजा गया।
इनका काम ये था कि भाई किसी भी तरीके से इमीडिएट पावर ट्रांसफर हो और ब्रिटिश रिट्रीट करे इंडिया से। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने उस समय के जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स थे, मोहम्मद अली जिन्ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, ये जितने भी लीडर आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, लॉर्ड माउंटबेटन ने इन सब से बात किया और फाइनली ये कंक्लूड किया कि 3 जून को लॉर्ड माउंटबेटन प्लान जो है, जिसे कई बार डिकी बर्ड प्लान के नाम से भी जानते हैं, डिकी बर्ड प्लान के नाम से भी जानते हैं, 3 जून को जो है वो ये प्लान पेश करेंगे। अब लॉर्ड माउंटबेटन का जो 3 जून प्लान है, उसके तहत ये डिक्लेयर किया गया कि पंजाब, उस समय का पंजाब जिसमें पाकिस्तान वाला पंजाब और इंडिया का पंजाब दोनों आता है, और बंगाल, उस समय का बंगाल जिसमें बांग्लादेश का बंगाल और इंडिया का बंगाल दोनों आता है, तो पंजाब और बंगाल, इन दोनों में हिंदू और मुस्लिम अलग अलग असेंबलीज में आकर ये डिसाइड करेंगे कि वो एक यूनाइटेड पाकिस्तान, ये एक यूनाइटेड इंडिया चाहते हैं या पार्टीशन चाहते हैं। अगर दोनों में किसी ने भी कह दिया पार्टीशन, तो पार्टीशन डिक्लेयर किया जाए। सेम चीज बंगाल में किया गया। और फाइनली जब पार्टीशन को लेकर जनमत संग्रह किया गया, तो ये डिक्लेयर किया गया कि दोनों साइड जो है पार्टीशन चाहते हैं, और इस तरीके से पंजाब और बंगाल के साइड से पार्टीशन हुआ। और 15 अगस्त 1947 को आजादी तो मिली, हम इंडिपेंडेंट तो हुए, लेकिन इसके साथ साथ एक जख्म जो हमारे दिल में और लगाया गया वो ये था कि वो एट द कॉस्ट ऑफ पार्टीशन था। यानी कि 15 अगस्त 1947 को भारत 2 भागों में बट गया। भारत जो था अनडिवाइडेड भारत 2 भाग में बट गया। एक जो है पाकिस्तान बन गया और एक जो है वो इंडिया बन गया। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ये जो हमारी आज की कहानी है वो इसी के बाद है। अब देखिए, जब ये बात डिक्लेयर किया गया भाई कि 1947 में आजादी मिलेगी, तो ये आजादी, अब इस आजादी का जब ये डिक्लेरेशन हो गया, तो भारत के सामने कई सारी चुनौतियां थी। अब जब ये पार्टीशन यहां पर पंजाब और बंगाल में किया गया, तो ऐसा तो था नहीं कि स्मूथ ट्रांजिशन था, पार्टीशन था कि भैया चलो एक तरफ पाकिस्तान हो गया, एक तरफ इंडिया हो गया। कई सारे मुस्लिम्स जो थे वो पाकिस्तान जाना चाहते थे, और कई सारे पाकिस्तान के हिंदू जो थे वो इंडिया आना चाहते थे। तो सबसे पहली समस्या जो इंडिया के सामने आई वो आई रिफ्यूजी की, कि भाई जो पाकिस्तान के से आए हुए हिंदू हैं उनको शरण कहां मिले। देखिए, एक बात को जानिए, इंडिया से पाकिस्तान जाने वाले मुस्लिम्स कम थे, इस चीज के बनिस्बत कि भारत की पाकिस्तान से हिंदू ज्यादा थे। पाकिस्तान से आने वाले हिंदू जो इंडिया में थे वो नंबर उनका ज्यादा था इन कंपैरिजन टू मुस्लिम्स जो कि पाकिस्तान से, जो कि इंडिया से पाकिस्तान गए थे। तो नंबर ऑफ रिफ्यूजीज बहुत ज्यादा था। तो इनको शेल्टर प्रोवाइड करना, इनको फूड प्रोवाइड करना, ये बहुत बड़ा टास्क था। आज भी आप दिल्ली के कुछ क्षेत्र जाएंगे जैसे लाजपत नगर वगैरह, तो उस समय के जो रिफ्यूजीज जो इंडिया में आए थे, उन कई रिफ्यूजीज आपको वहां पर देखेंगे सेटल होते हुए नजर आएंगे। तो दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में कई रिफ्यूजीज सेटल हुए। एक तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम कि ये जो पार्टीशन हुआ था ये बहुत स्मूथ पार्टीशन नहीं था। इसमें मैं अंग्रेजों को भी ब्लेम करूंगा कि जब माउंटबेटन ने कहा कि पार्टीशन डिक्लेयर होगा, तो क्लीमेंट एटली ये बोल के गए थे कि भाई जून जुलाई 1948 तक हम पावर ट्रांसफर करेंगे।
लेकिन 3 जून प्लान जब हुआ और माउंटबेटन जब अपनी बात को कह रहे थे पार्टीशन की बात, तो उन्होंने कहा कि 15 अगस्त मेरा स्टीमर जो है वो 15 अगस्त के लिए बुक है, तो किसी भी तरीके से 15 अगस्त तक हम पावर ट्रांसफर करके चले जाएंगे। यानी कि जो चीज जुलाई 1948 में होनी थी वो अब इन्होंने 1 साल पहले कर दिया, यानी अगस्त 1947 में कर दिया। तो अब तक तो यही कंसेंसस नहीं बन पाया था कि पार्टीशन होगा या नहीं होगा। एक और सामने एक बहुत बड़ी चुनौती ये आ गई कि जून जुलाई अगस्त यानी अगले 2 महीने में भारत आजाद होगा और भारत को अपनी सरकार बनानी पड़ेगी, पूरे कंट्री को चलाना पड़ेगा। समझे बात हो कि नहीं? तो अगर ये जुलाई 1948 में पावर ट्रांसफर होता तो हमारे पास काफी समय मिलता पार्टीशन को कल्मिनेट करने के लिए, पार्टीशन को इफेक्ट में लाने के लिए। लेकिन यहां प्रॉब्लम यह है कि मुझे बस 2 महीना मिला है और अभी डिक्लेयर हुआ है कि भाई अब पार्टीशन होगा। तो इस 2 महीने में किसी भी तरह का स्मूथ ट्रांजिशन नहीं हो सकता। तो कोई भी दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि पार्टीशन तो हुआ पर वो स्मूथ नहीं है, बहुत ही रैंडम, स्पोरेडिक और शॉर्ट टाइम इंटरवल में हुआ है। इसकी वजह से क्योटिक एटमॉस्फेयर बन गया। आलम यह था कि जो पाकिस्तान में जो हिंदू थे, कई बार वहां पे डोमेस्टिक वायलेंस की कई बार वहां पर कम्युनल राइट वाली प्रॉब्लम आ गई और उनके घरों से उनको भगाया गया और वहां के आसपास के लोग थे उनके घर को एक्वायर कर लिए। इंडिया में जो मुस्लिम थे उनके साथ भी कई जगह पर यही हुआ। एक बहुत बढ़िया मूवी है, मैं आपको बोलूंगा वो जरूर देखें, गरम हवा। बहुत पुरानी मूवी है, आपको बलदेव साहनी ऐसे कुछ नाम है उनका, उनकी पिक्चर है, आप ये जरूर देखें, वो पार्टीशन के ऊपर ही है। तो जो पाकिस्तान में जो जो इंडिया में जो मुस्लिम थे, कई बार उनके साथ भी डोमेस्टिक वायलेंस हुआ और कई बार पाकिस्तान में जो हिंदू थे उनके साथ भी डोमेस्टिक वायलेंस हुआ। बार बार डोमेस्टिक वायलेंस क्यों आ रहा है? उनके साथ भी जो है कम्युनल राइट हुआ, उनको भी हटाया गया। तो कम्युनल राइट जो था वो तीसरी बहुत बड़ी समस्या थी। अब बात समझ रहे हैं कि नहीं? और उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर बने थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, तो सारी समस्या उनके सर पे था। उसके बाद चौथी जो बहुत बड़ी समस्या थी वो थी प्रिंसली स्टेट्स की समस्या। अब आप बोलेंगे सर कि प्रिंसली स्टेट्स की समस्या क्या है? प्रिंसली स्टेट्स की समस्या ये है कि जब अंग्रेज भारत में आए थे तो ब्रिटिश इंडिया के अलावा कई सारे राजे रजवाड़े हुआ करते थे, कई सारे लोकल किंग्स हुआ करते थे जिनका एक छोटा सा टेरिटरी होता था, वहां पर वो रूल करते थे। कई जगहों पर उनके अपने करेंसी भी थे, कई सारे जो किंगडम, छोटे छोटे किंगडम थे, उनकी अपनी करेंसी भी थी, उनका अपना एडमिनिस्ट्रेशन भी था, उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी था, उनका अपना आइन भी था। तो भारत में जब अंग्रेज थे उस समय में एक ब्रिटिश इंडिया का कॉन्सेप्ट था जहां पर अंग्रेज डायरेक्टली रूल करते थे, और दूसरा जो जो टेरिटरी था अंग्रेजों के अंदर वो था प्रिंसली स्टेट्स का। इसमें राजे राजवाड़े हुआ करते थे और इन्होंने अंग्रेजों की सत्ता को मान लिया था। कहने का मतलब ये कि
ब्रिटिश इंडिया में जो लोग रहते थे वो अंग्रेज की सत्ता को नहीं मानते थे। वो समझते थे कि अंग्रेज को भगाना है, निकलना है, इनको बाहर भगाकर और हमारी अपना शासन होना चाहिए, स्वदेशी शासन होना चाहिए। लेकिन जो प्रिंसली स्टेट्स में थे उसमें राजे रजवाड़े हुआ करते थे। उन्होंने अंग्रेजों के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि भाई ठीक है, हम आपके आपके रूल को मानते हैं, बट कंडीशन ये है कि आप हमारे रूल को भी मानिए। हम यहाँ के राजे रजवाड़े रहेंगे, हम आपको मानते हैं कि आप हमारे जो है, आप हमारे पर रूल कर रहे हैं, लेकिन लोकली जो है इस जगह को मैं ही रूल करूंगा, मेरी अपनी एक करेंसी भी होगी, आपको इस बात को मानना होगा। तो अंग्रेजों ने कहा ठीक है, पर आप जो भी रूल करेंगे वो हमारे अंदर ही करेंगे। इस चीज को पैरामाउंटसी कहा गया। क्या कहा गया? पैरामाउंटसी। अंग्रेजों ने कहा, पैरामाउंटसी साइन किया है कि भाई प्रिंसली स्टेट्स के साथ, कि भाई वो अंग्रेजों के अंदर ही रूल करेंगे, लेकिन वो इंडिपेंडेंट रूल करेंगे अपने, मतलब अंग्रेजों के अंदर करना है, लेकिन राजे रजवाड़े ही रूल करेंगे इस जगह पर, प्रिंसली स्टेट्स को। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि कौन कौन से प्रिंसली स्टेट्स थे उस समय में। जो फेमस प्रिंसली स्टेट्स थे वो थे हैदराबाद, वहां पे निजाम हुआ करते थे। भोपाल में नवाब हुआ करते थे। जोधपुर में राजा हुआ करते थे। जैसलमेर, जैसलमेर जैसे कश्मीर प्रिंसली स्टेट था। समझे बातों की नहीं? तो अब ये समस्या कैसे था? तो उस समय में जब अंग्रेज भारत में थे उस समय में 565 प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे। 500 से ज्यादा प्रिंसली स्टेट्स थे। तो समस्या वो इस तरीके से था कि जब अंग्रेजों ने डिकी बर्ड प्लान के तहत ये कहा कि भाई पार्टीशन होगा, पार्टीशन होगा, तो उन्होंने एक बात को और बोला कि भाई चलो ब्रिटिश इंडिया का तो पार्टीशन होगा, लेकिन प्रिंसली स्टेट्स का लैप्स ऑफ पैरामाउंटसी होगा। अब क्या मतलब हुआ इसका? देखिए, कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग है, इसीलिए समझिए चीजों को। ब्रिटिश इंडिया में पार्टीशन होगा, इंडिया पाकिस्तान दो कंट्री बनेंगे, लेकिन प्रिंसली स्टेट्स पर जो है वो लैप्स ऑफ पैरामाउंटसी होगा। क्या मतलब हुआ लैप्स ऑफ पैरामाउंटसी का? लैप्स ऑफ पैरामाउंटसी का मतलब ये हुआ कि जो डील प्रिंसली स्टेट्स का इंग्लिश के साथ हुआ था कि प्रिंसली स्टेट्स ने अंग्रेज की सत्ता को मान लिया था, और अंग्रेजों ने भी प्रिंसली स्टेट्स को मान रखा था कि चलिए भाई लोकली आप रूल करिए, लेकिन अंडर दी ब्रिटिश क्राउन। इस चीज को पैरामाउंटसी कहते थे। लेकिन जब डिकी बर्ड प्लान आया और फाइनल ये हुआ कि ट्रांसफर ऑफ पावर होगा, तो इन्होंने कहा कि ये जो पैरामाउंटसी जो अंग्रेजों और प्रिंसली स्टेट्स के बीच में होती है वो अब यहां से लैप्स होता है। इसका मतलब ये पैरामाउंटसी अब खत्म होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इंग्लैंड अलग और प्रिंसली स्टेट्स अलग। इसका मतलब ये हुआ कि प्रिंसली स्टेट्स के पास तीन ऑप्शन है, या तो वो अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लें, या वो इंडिया में विलय हो जाए, या वो पाकिस्तान में मिल जाए। समझ में आ गया? तो अब इनके पास तीन ऑप्शन था। अब मैं आपको दिखाता हूं पहले मैप, उसके बाद मैं आप ही से पूछूंगा कि सर ये बताइए कि ये कहां का जायज है कि इतने प्रिंसली स्टेट्स, अगर लाजमी है कि सारे प्रिंसली स्टेट चाहेंगे कि हम इंडिपेंडेंट हो जाए, हम इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में रहे। अब इंडिया जिसे आप इंडिया कहते हैं उसमें अगर इतने प्रिंसली स्टेट्स हो जाएं, मैं आपको दिखाता हूं, और वो सारे के सारे आजाद हो जाएं, तो क्या होगा आप सोचिए। इसका मतलब आप ये सोचिए कि जो प्रिंसली स्टेट दिखाया जा रहा है ये ब्लू कलर में दिखाया जा रहा है। यानी कि अगर सभी प्रिंसली स्टेट्स ने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे इंडिपेंडेंट होना है,
इसका मतलब कि जो ब्लू कलर, जो येलो कलर में या गोल्डन कलर, जो भी येलो कलर में जो दिखाई दे रहा है वही इंडिया होता। जो भी ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है वो सब इंडिपेंडेंट हो जाते। अब आप सोचिए कि आज का भारत आपको कैसा दिखता। मतलब टूटा फूटा बिखरा हुआ भारत आपको, आज जो आप भारत की शक्ल देख रहे हैं, इतना खूबसूरत सा भारत दिखता है आपको, वो टूटा फूटा फटे हुए कपड़े की तरह आपको लगता है। समझ में आ रहा है? तो इस बात पर सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू ने ऐतराज जताया। उन्होंने कहा कि ये जो चीज हो रहा है ये बहुत ही गलत हो रहा है। समझे सर? उन्होंने कहा कि ये जो हो रहा है ये बहुत ही गलत हो रहा है। जो उन्होंने ये कंडीशन रखा और उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन को कहा कि चलिए आपने पार्टीशन कहा तो वी हैव रेडिली एक्सेप्टेड इट, लेकिन आप ये कह रहे हो कि प्रिंसली स्टेट्स को इंडिपेंडेंट होने का भी अधिकार है। तो ऐसे में आप किस तरह का भारत छोड़ के जा रहे हैं? और ये अंग्रेजों की सोची समझी चाल भी थी। अंग्रेज जाते जाते भारत को कभी भी मजबूत नहीं देखना चाहते थे, इसीलिए भी उन्होंने ये क्लॉज रखा। तो इस बात पे सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि भाई ये किस तरह का भारत छोड़ के जा रहे हैं, ये चीज हमें एक्सेप्टेबल नहीं हुआ कि आप प्रिंसली स्टेट्स को ये कहें। लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन ये कह रहे थे कि भाई हमारा तो इनके साथ पैरामाउंट सी है। हमारा इनके साथ पैरामाउंट सी है, हम क्या, हम जो है इनके साथ धोखा नहीं दे सकते। तो उस समय में लॉर्ड माउंटबेटन के ही एक सिविल सर्वेंट हुआ करते थे, वीपी मेनन। वीपी मेनन ने लॉर्ड माउंटबेटन को एक चीज समझाया, कहा कि जिस तरह का भारत आप छोड़ के जा रहे हैं, टूटा फूटा बिखरा गरीब, इसके लिए भारत के आने वाले जनरेशन आपको बहुत कोसेगा। आप एक ऐसी भारत छोड़ के जाएं जो कि कंसोलिडेटेड हो, और अगर वो कंसोलिडेटेड हुआ तो आगे की जनरेशन आपका हमेशा रिस्पेक्ट करती रहेगी और आपको हमेशा ऊंची नजरों से देखेगी। आपके जो लॉर्ड माउंटबेटन थे वो इमोशनल हो गए, उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने एक दो दिन बाद ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया और उन्होंने ये कहा कि अगर प्रिंसली स्टेट्स ये सोच रहे हैं कि वो इंडिपेंडेंट रहेंगे तो ना, तो वो उनकी मर्जी है, लेकिन प्रिंसली स्टेट्स को ये अश्योर करना होगा कि जो लोग उनके अंदर रह रहे हैं वो भी ये चाहते हैं कि इंडिपेंडेंट हो, पॉइंट नंबर वन, और उनका वेलफेयर उस चीज में हो। और प्रिंसली स्टेट्स के लिए और उनके लोगों के वेलफेयर के लिए यही सही है कि वो या तो लॉ ऑफ ज्योग्राफिकल प्रोक्सिमिटी के सिद्धांत के तहत
या तो इंडिया में मिल जाए या पाकिस्तान में मिल जाए। अब लॉ ऑफ ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी का क्या मतलब होता है? मान लीजिए कि यहां पर आपको एक हैदराबाद प्रिंसली स्टेट्स नजर आ रहा है, अगर ये कहेगा कि मुझे पाकिस्तान में मिलना है, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हैदराबाद यहां है, पाकिस्तान यहां है। तो ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी ये कहता है कि उसे भारत में ही विलय होना चाहिए। आप बात समझ रहे हो कि नहीं मैं क्या कह रहा हूं? अब मान लो बलूचिस्तान स्टेट कहता है कि मुझे इंडिया में मिलना है, तो ये नहीं चलेगा। ज्योग्राफिकल प्रोक्सीमिटी कहता है कि इसे जो है किसमें मिल जाना चाहिए, पाकिस्तान में मिल जाना चाहिए। समझ में आया कि नहीं? तो ये डिक्लेरेशन लॉर्ड माउंटबेटन का कि लॉ ऑफ ज्योग्राफिकल प्रोक्सीमिटी फॉलो किया जाए और जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वो या तो इंडिया में मिले विलय हो या पाकिस्तान में मिले हो, ये बहुत बड़ी बात थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसी के बेसिस पर सभी प्रिंसली स्टेट्स को आमंत्रण दिया। कई प्रिंसली स्टेट्स ने चुपचाप बिना कुछ विरोध के इस आमंत्रण को स्वीकार किया और इंडिया में विलय भी हो गए। लेकिन कुछ प्रिंसली स्टेट्स ऐसे थे जिन्होंने इस तरह के विलय, मतलब अब किसी भी तरह के विलय से मना कर दिया। समझे? अच्छा, जो प्रिंसली स्टेट्स विलय करते थे वो इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करते थे। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इसका मतलब हम एक एक्सेशन कर रहे हैं आपके साथ, तो वो एक एग्रीमेंट करते थे। बदले में उनके जो राज रजवाड़े थे, उनके किले, उनकी संपत्ति का की रक्षा की बात की गई। कुछ प्रीवी पर्स दिया जाने लगा उन लोगों को कि भैया आप अपने राजमहल को चलाने के लिए आपको मैं कुछ पैसा दे देता हूं। तो पूरा उनका टेक केयर किया गया। लेकिन कुछ ऐसे प्रिंसली स्टेट्स थे जिन्होंने विलय करने से साफ मना कर दिया। जैसे कि उनमें से एक प्रिंसली स्टेट था जम्मू कश्मीर, दूसरा प्रिंसली स्टेट था आपका जोधपुर, जैसलमेर, जूनागढ़, हैदराबाद, ट्रेवनकोर, भोपाल। इन सब ने मना कर दिया, कहा नहीं भैया हम नहीं विलय कर रहे हैं। तो आज मैं जिन टॉपिक्स को कवर करूंगा वो जोधपुर होगा और जूनागढ़ होगा। धीमे 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 हम लोग 2-3 क्लासेस में इसको टॉपिक कवर कर लेंगे। आई कीप द क्लास टुडे, आज की क्लास में थोड़ा शॉर्ट रखूंगा, कल से इसे 1.5-2 घंटे की क्लास रखेंगे। ठीक है? कल भी क्लास होगी, हर दिन आपकी क्लास होगी। ठीक? बीच में अगर लगा कि मुझे गैप देना चाहिए तो मैं आपको गैप भी दे दिया करूँ। तो आप टेंशन मत लीजिए, आराम आराम से पढ़िए, मेरे साथ पढ़िए। आप 3 से 3.5 महीने में आपका पूरा मेंस कवर हो जाएगा और ज्यादा हरी करने की जरूरत नहीं है। और देखिए यहां पर क्या चीज हुआ, तो जो हमारी सबसे पहली कहानी है वो है जूनागढ़ की, उसको जरा समझते हैं, उसके बाद हम लोग जो है ये जूनागढ़ की कहानी है। और दूसरी कहानी हमारी किसकी है? जोधपुर की कहानी है। ठीक? तो सबसे पहले हम जोधपुर कर लेते हैं क्योंकि वो थोड़ा टॉपिक छोटा है, जूनागढ़ का थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। ठीक? देखिए अब जरा बात को समझिए, ये दो जो प्रिंसली स्टेट थे ये बड़े सेंसिटिव है। क्यों सेंसिटिव है, जरा इसको समझिए, समझने की कोशिश कीजिए। अगर लॉर्ड माउंटबेटन ने लॉ ऑफ ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी की बात करी है, तो इसका मतलब यह हुआ कि जिस किसी प्रिंसली स्टेट से जो कंट्री नजदीक हो उससे विलय हो जाना चाहिए।
तो आप मुझे बताइए कि जोधपुर का जो ये एरिया है, ये तो इंडिया के पास भी है और पाकिस्तान के पास भी है, इसे क्या करना चाहिए? जूनागढ़ जो कि आपको यहां पर काठियावाड़ में है, ये पाकिस्तान के पास भी है और इंडिया के पास भी है। जम्मू कश्मीर जो कि टॉप ऑफ नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया में है, अंडर द लॉ ऑफ जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी वो इंडिया के पास भी है और पाकिस्तान के पास भी है। अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि वाई इशू ऑफ जम्मू कश्मीर इज सो कंटेंशियस। ये वो कुछ जगह हैं जो हमेशा जहां पे डिस्टरबेंस रहा है। आप समझ रहे हो बातों की नहीं? और टेक्निकली यहां पर प्रॉब्लम ज्यादा रहा है। इसका रीजन ये है कि जम्मू कश्मीर के पास अगर अंडर द लॉ ऑफ जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी देखें तो वो दोनों ही से नजदीक है। और पाकिस्तान का क्लेम ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन इस बात पे आ जाता है कि भाई यहां पर तो मुस्लिम मेजोरिटी है, रूल्ड बाय ए हिंदू किंग हरि सिंह। तो इसी वजह से ये थोड़ा कंटेंशियस हो जाता है। चलिए इसके बारे में भी हम लोग बाद में बात करेंगे, पहले हम लोग जोधपुर पे आते हैं। अब मैंने आपको बताया कि जो जोधपुर का बेल्ट है जो राजपूताना में आता है, ये इंडिया के नजदीक भी था और पाकिस्तान के नजदीक भी है। तो यहाँ के जो राजा थे, यहाँ पे राजपूताना था और यहाँ के जो राजा हुआ करते थे उनका नाम था राजा हनुमंत सिंह। समझा बात को? अब राजा हनुमंत सिंह जो यहाँ के राजा थे, जब इंडिया को ये पता चल गया था कि अब वो इंडिपेंडेंट होने वाला है, तो और इंडिया इंडिपेंडेंट जब हुआ तो पाकिस्तान के गवर्नर जनरल जो बनाए गए वो बनाए गए मोहम्मद अली जिन्ना को, और इंडिया के जो गवर्नर बने गवर्नर जनरल वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। तो आजादी से पहले की थोड़ी बात मैं बता रहा हूं आपको। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने जैसलमेर के राजा और जोधपुर के राजा राजा हनुमंत सिंह को बुलाया अपने यहां। क्या आइए सर, आइए थोड़ा सा शीर कोरमा खाइए, खीर उर खाइए। उनको खिलाया गया बढ़िया से। कहा सर चलिए आज बात करते हैं। तो एक तरफ मोहम्मद अली जिन्ना और एक तरफ सामने राजा हनुमंत सिंह थे, आमने सामने एकदम स्टेट। इसी बीच मोहम्मद अली जिन्ना ने एक पेपर निकाला और उस पेपर में ब्लैंक पेपर और अपना साइन कर दिया और राजा हनुमंत सिंह को दे दिया। कहा ये लीजिए सर। राजा हनुमंत सिंह ने उस पेपर को लिया, कहा आई हैव साइंड दिस ब्लैंक पेपर, यू फिल इन द कंडीशन ऑन द कंडीशन दैट you will admit into Pakistan. You will you will sign instrument of accession with Pakistan. मतलब समझा? यहां पर मोहम्मद अली जिन्ना ने एक ब्लैंक पेपर पे साइन किया और सामने राजा हनुमंत सिंह को दिया, बोला कि भाई इसमें जो लिखना है तो लिख ले, मैं सब तुमको दूंगा, बदले में ये कि तुम मेरे पास आ जाओ। तो यहां पर राजा हनुमंत सिंह ने कहा कि देखिए सर इतना कुछ हमें नहीं चाहिए, हमको ये चाहिए कि आपका जो कराची पोर्ट है उस पर हमें एक्सेस मिलना चाहिए, उसके रेलवे लाइन पर हमको एक्सेस मिलना चाहिए। और अगर हमें कोई कोई हथियार चाहिए तो आप उसके लिए कोई रोक टोक नहीं लगाएंगे, क्योंकि देखिए ये एक लैंड लॉक्ड स्टेट है।
और कराची पोर्ट यहाँ पर है, तो अगर यहाँ से हथियार आए तो यहाँ होते हुए आराम से जो है जोधपुर तक मिल जाए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये कहा गया कि आप हमें जो है फाइनेंशियल भी मदद करेंगे, और किसी भी तरह का कोई कम्युनल वायलेंस होगा तो आप हिंदू मुस्लिम में न्यूट्रलिटी मेंटेन करें। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए, हम सारी चीजें आपको पूरी करेंगे, आप सारे कंडीशन इस पेपर साइंड पेपर पे लिख दीजिए, हम वो पूरा कर देंगे ऑन द कंडीशन कि ये पेपर अभी आपको साइन करना पड़ेगा। अगर आपको इंस्ट्रूमेंट एक्सेस, अगर ये सारे कंडीशन चाहिए तो आपको अभी साइन करना पड़ेगा। तो जोधपुर के राजा ने, हनुमंत सिंह ने कहा कि देखिए अभी तो साइन नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे दीवान हैं, बहुत तरह के ट्राइबल चीफ वगैरह भी हैं, तो उनसे मैं पहले बात करूंगा तभी मैं आपसे साइन कर पाऊंगा। तो वहां पर मोहम्मद अली जिन्ना ने वो पेपर छीन लिया, कहा तब तो नहीं होगा, तब आप जाइए। समझ में आ गया। अब ये बात पटेल जी को पता चली कि भैया ये जो जोधपुर के राजा हैं, राजा हनुमंत सिंह, ये तो मोहम्मद अली जिन्ना से मिल के आए। तो फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल कहे कि चलो मिल के आते हैं जरा, हनुमंत सिंह बहुत दिमाग खराब कर रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कसम खाया था कि पूरे भारत को यूनाइट कर दूंगा मैं, इसीलिए उन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल गए, हनुमंत सिंह से मिले, क्या सुना है कि तुम जो है मोहम्मद अली जिन्ना से मिलने गए थे। क्या था, बिल्कुल सही आपने सुना है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि क्यों मिलने गए थे, कह सर वो हमें बहुत रियायत दे रहे हैं, हमको कराची पोर्ट में एंट्री दे रहे हैं, हमको हथियार का आवागमन का अधिकार दे रहे हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि वो सारी चीजें हम तुम्हें दे देंगे, उसकी टेंशन मत लीजिए। आपके अगर आप वो कराची पोर्ट से जोड़ रहे हैं तो हम आपको कच्छ पोर्ट से जोड़ देंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो, वही तो बगल में ही है, आपको अधिक हथियार लेना आप ले लो यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। जो चीज मोहम्मद अली जिन्ना दे रहे हैं वो सारी चीजें हम भी आपको देंगे। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, फिर अभी हम सोच कर बताएंगे। तो मोहम्मद अली, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा ठीक है, फिर सोच के बताना। थोड़े दिन बाद इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन लेकर वीपी मेनन हनुमंत सिंह के पास जाते हैं, तो हनुमंत सिंह जो है वो चिल्लाने लग जाता है कि भाई हम नहीं साइन करेंगे, ये करेंगे। लेकिन उसी के बीच लॉर्ड माउंटबेटन आते हैं और वो कहते हैं साइन करो, नहीं तो तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाएगा। तो फाइनली जो है जोधपुर उस इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन को साइन करते हैं, और उसी के साथ जैसलमेर और आसपास के जितने भी राजपूताना वो भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन साइन करके ये पूरा का पूरा इंडिया जो है, जो राजस्थान जिसे आज के डेट में आप कहते हैं, वो सारा का सारा इंडिया जो है इंडिया में विलय हो जाता है, और इस तरीके से जोधपुर जैसलमेर ये सब इंडिया में इंटीग्रेट होते हैं। तो ये आपकी कहानी जोधपुर की थी। अब जो दूसरी कहानी है आपकी, वो है आपकी जूनागढ़ की। अब इस जूनागढ़ की कहानी को जरा समझिए और आपको काफी समझ में आएगा कि क्या था। जूनागढ़ जो था, जूनागढ़ में तकरीबन तकरीबन 85% हिंदू थे, और इसको जो रूल कर रहे थे वो नवाब मुस्लिम थे। उनका नाम था नवाब महावत खान। इनके एक दीवान हुआ करते थे, उनका नाम था सादत भुट्टो। ये बनरजीर भुट्टो के दादा हो गए, जो बाद में प्राइम मिनिस्टर बन गए। अब जरा मामले को जरा समझिए। जूनागढ़ एक ऐसी टेरिटरी थी जिसमें 85% हिंदू थे और रूल्ड बाय दी नवाब हु इज मुस्लिम। अब
ये खबर बड़ी तूल पकड़ने लगी कि नवाब ने अनऑफिशियली पाकिस्तान के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लिया है और उसके साथ विलय करने का अग्रीमेंट कर लिया है। और पाकिस्तान जूनागढ़ में वेपन भी प्रोवाइड कर रहा है। ये सारी सिचुएशन को देखकर सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेहरू, ये दोनों ने लॉर्ड माउंटबेटन को कहा कि हमको जूनागढ़ पे चढ़ाई कर देनी चाहिए। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि नहीं, अगर आप ऐसा करेंगे तो इसका मतलब कि यू आर वेजिंग वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान। तो ऐसे कंडीशन में हमें यूएनओ में जाना चाहिए। अब देखो, ये फालतू बात है, आपके इंटरनल मामले में यूएनओ में क्यों जाएंगे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने साफ मना कर दिया। फिर लॉर्ड माउंटबेटन ने एक बात बहुत सही समझाया। लॉर्ड माउंटबेटन ने यह कहा कि अगर जूनागढ़ पे आप ये क्यों क्लेम कर रहे हो? कहते सर ये तो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है, इसीलिए आप हम इस पे क्लेम कर रहे हैं। आप इनके लोगों से पूछिएगा तो वो बोलेंगे कि भाई इसमें एंटर करो, मतलब ये हम इंडिया में विलय होना चाहते हैं। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि जब तुम प्लेबिसाइड कराओगे तभी तुम बता पाओगे कि भाई ये इंडिया में मिलना चाहते हैं या नहीं मिलना चाहते। अभी आप ये बात कैसे कह रहे हैं? सर इसके यहाँ पे मुस्लिम हिंदू मेजोरिटी है। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि अगर तुम ये बोलोगे कि जूनागढ़ में 85% हिंदू है, अतः उसके नवाब को पाकिस्तान में मिलने का अधिकार नहीं है, तो पाकिस्तान भी तो ये बोलेगा कि 80% मुस्लिम जो है वो जम्मू कश्मीर में है, अतः उसका हिंदू राजा जो है उसको भी यह अधिकार नहीं है कि वो इंडिया में विलय हो जाए। अब देखो, दिस इज द मास्टर स्ट्रोक ऑफ द पाकिस्तान। पाकिस्तान ने जूनागढ़ को एक पैदे की तरह इस्तेमाल किया ताकि सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो एक ट्रैप वहां पे बिछाया पाकिस्तान में कि सरदार वल्लभ भाई पटेल एक मिलिट्री एक्शन ले और ये कहते हुए ले कि ये तो हिंदू मेजोरिटी एरिया है और इस पर जो नवाब है वो मुस्लिम है, तो वो कैसे फैसला ले सकता है। जैसे ही सरदार वल्लभ भाई पटेल ये बात बोलते, बस उसी कंडीशन में पाकिस्तान भी ये स्टेटमेंट देता कि भाई कश्मीर में भी 80% जनसंख्या मुसलमानों की है, तो वहां के हिंदू राजा के पास ये अधिकार कैसे है कि वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दे? आप मेरी बात को समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? ये बात थोड़ी समस्या वही लगी, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेहरू जी को भी समझ में आया कि भाई बात तो सही बोल रहा है। कह रहा भाई ऐसे तो नहीं हो सकता। तो थोड़ा वेट किया गया। थोड़े ही समय बाद अब ये करवाया गया है, कैसे हुआ मालूम नहीं, काठियावाड़ की जनता ने विद्रोह कर दिया। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ गया। अच्छा, एक मागरम करके एक दो एरिया हुआ करते थे इसी काठियावाड़ बेल्ट में, इसको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इंडिया में ऑलरेडी विलय कर लिया था, जूनागढ़ के पास का क्षेत्र। ऐसा पता चला कि नवाब महाबत खान ने इस एरिया पे अटैक कर दिया है। इसके पास का एरिया महागरम करके एक एरिया था, उसको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने अंदर लिया था। अब जब महाबत खान ने इस पर अटैक किया तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि ये तो हमारे अगेंस्ट अटैक है, इट्स वॉर ऑफ अग्रेशन, ये हम नहीं झेलेंगे। तो इस अटैक के अगेंस्ट सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी बॉर्डर में पूरी आर्मी बिछा दी और काठियावाड़ की पब्लिक ने भी विद्रोह कर दिया। तो यहाँ के नवाब महाबत खान को ये रियलाइज हो गया कि यहाँ पे रहना अब ठीक नहीं है। तो एक बड़ी फेमस सी स्टोरी है कि महाबत खान भाई तो बड़े अय्याश किस्म के हुआ करते थे।
डांस वांस करते रहते थे, दारू वारू में शौकीन थे बहुत। और दूसरे ये जानवरों के बड़े शौकीन थे। इनकी कहानी थी कि ये जानवरों के चक्कर में ना अपनी वाइफ और बच्चे को इंडिया में छोड़ दिए। तो तो जब ये बात महाबत खान को पता चली तो महाबत खान ने कहा कि बेटा भाग लो यहाँ से, तो वो भाग लिए यहाँ से। अब यहाँ पे सादत भुट्टो करके थे, उन्होंने पाकिस्तान से मदद मांगी कि भाई ऐसा है, हम पर इंडिया अटैक कर रहा है, मेरी मदद करो। पाकिस्तान ने कोई मदद नहीं की। फाइनली सादत भुट्टो ने कहा कि ठीक है, फिर ये जो आपका एरिया है जूनागढ़, वो इंडिया में विलय हो जाना चाहिए। अब इस विलय को ऑथेंटिकेट करने के लिए कि ये सही विलय है, इस चीज के लिए एक प्लेबिसाइट करवाया और वहां की जनता ने बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लिया और प्लेबिसाइट इंडिया के विलय के फेवर में आया। जनमत संग्रह जो किया गया वो इंडिया के फेवर में आया। समझ में आया कि नहीं? तो इस तरीके से जूनागढ़ को भी जो है इसमें विलय कर दिया गया। ठीक। अब एक छोटी सी कहानी सिमिलरली ट्रेवेनकोर की भी है। ट्रेवेनकोर के भी एक राजा हुआ करते थे और एक दीवान हुआ करता था, अय्यर। तो राजा का उतना नहीं था, लेकिन दीवान जो था ना वो चाहता था कि ट्रेवेनकोर इंडिपेंडेंट स्टेट हो। तो दीवान ने ये डिक्लेयर भी कर दिया कि ट्रेवेनकोर इंडिपेंडेंट स्टेट हो। लेकिन जब इंटरनल प्रोटेस्ट केरला में शुरू हुआ और जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जब प्रेशर देना शुरू किया तो ट्रेवेनकोर ने भी कहा ठीक है, हम भी इंडिया में एक्सेस, मतलब कि इंडिया में विलय होना चाहेंगे। समझ में आ रहा है? सिमिलर सिचुएशन भोपाल में भी था। भोपाल चाहता था कि वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर हो जाए। समझ में आया कि नहीं? भोपाल का कनेक्शन जो था वो पाकिस्तान से भी था और ये बात सरदार वल्लभ भाई पटेल को पता भी थी। तो भोपाल के नवाब ने ये सोच रखा था कि मैं इंडिपेंडेंट हूं, हो जाऊं। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि अगर आप इंडिपेंडेंट होंगे तो आपको हमारे अगेंस्ट वॉर करना पड़ेगा, क्योंकि आप ऐसे तो बीचों बीच इंडिपेंडेंट नहीं रह सकते, आपको इंडिया में मिल जाना चाहिए। तो तो लॉर्ड माउंटबेटन के दबाव पर, ब्रिटिश के दबाव पर, सरदार वल्लभ भाई पटेल के दबाव पर फाइनली भोपाल के नवाब भी ये बात मान गए कि हमको विलय हो जाना चाहिए। अब सारे के सारे स्टेट्स ऑलमोस्ट विलय हो गए थे, सिर्फ दो मेजर स्टेट्स को छोड़ के, एक जम्मू एंड कश्मीर और एक जूनागढ़, सॉरी एक हैदराबाद। समझ रहे बात होगी नहीं? एक जो है आपके वो हैदराबाद, हैदराबाद कभी जो है हैदराबाद भी नहीं मिलना चाह रहा था और जम्मू कश्मीर भी नहीं मिलना चाह रहा था। अब जरा मैं हैदराबाद के बारे में आपको थोड़ा बताता हूं। अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो जो हैदराबाद स्टेट था ये निजाम उल मुल्क द्वारा बनाया गया था। एक इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर किया गया था निजाम उल मुल्क द्वारा। ठीक है, यहीं से हैदराबाद में निजाम शाही की शुरुआत हुई। ये जो डायनेस्टी थी उसे असफ जाही डायनेस्टी भी कहते हैं। असफ जाही डायनेस्टी भी कहते हैं। ये जब भारत आजाद हो रहा था तो उसी निजाम के खानदान से जो निजाम थे उनका नाम था मीर उस्मान अली। अली
मीर उस्मान अली का जो दीवान था, उसका नाम था कासिम रिजवी। अब मीर उस्मान अली निजाम था और कासिम रिजवी दीवान हुआ करते थे। अब कासिम रिजवी के बड़बोलपना पर सभी लोग जो है अवगत थे। कासिम रिजवी बड़ी बड़ी बातें करता, भड़काऊ भाषण दिया करता था कि हम अपने हैदराबाद को एक मुस्लिम स्टेट बनाएंगे, एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाएंगे, और वो इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट भड़काऊ बातें भी बोलता था। ये भी देखने को पता चला था कि जो ये दीवान कासिम रिजवी है, उसने अपनी एक आर्मी बना रखी, इसका नाम रखा गया था राजाकार आर्मी। राजाकार की आर्मी बना रखी थी। ये एक कम्युनल ग्रुप था जो कि नॉन मुस्लिम को उस समय में बहुत सारे उनके अगेंस्ट एट्रोसिटीज भी कर रहा था। इसी बीच में एक न्यूज फैल गया कि हैदराबाद ने पाकिस्तान को 10 करोड़ लोन दे दिया है। बदले में पाकिस्तान इसे वेपन प्रोवाइड कर रहा है, और जगह जगह पर भड़काऊ भाषण के दौरान ये कासिम रिजवी ये भी बोले कि मैं पाकिस्तान में मिल जाऊंगा, मैं इंडिपेंडेंट स्टेट कर लूंगा, या मैं और सभी स्टेट्स के साथ मिलकर एक कन्फेडरेसी बना लूंगा। तो हैदराबाद का प्रेजेंस दक्षिण भारत में भारतीय अखंडता के लिए ठीक नहीं था। ये बात सरदार वल्लभ भाई पटेल भी जानते थे और समझ गए थे बहुत अच्छी तरीके से। तो उन्होंने कासिम रिजवी को बुलाया, चाय पिलाया कि भाई चाय पियो। कह रहे अरे हम सब जाई हैं, हम चाय नहीं पीते हैं। बोलो क्यों बुलाया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा भाई थोड़ा एटीट्यूड कम रखो, समझे हैं? हम भी यहाँ के होम मिनिस्टर हैं, ठीक। मेरा ये कहना है कि तुम पाकिस्तान से कनेक्शन क्यों सेट किए? दूसरी बात, आपके यहाँ राजाकार की आर्मी है जो वहां के लोकल पॉपुलेशन को बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ये हमें पता चला है। इसीलिए आपके लिए यही सही होगा कि आप भारत में विलय हो जाए। रिजवी ने कहा कि तो आप बेहतर हो कि आप हमारे आंतरिक मामले में दखल ना दें। सालों से असफ जाहियों का झंडा बुलंद रहा है, आप अपने बारे में सोचें, हमारे बारे में ना सोचें। तो ये बात पटेल को ठीक नहीं लगी। पटेल कह रहे मैं आपको फिर समझा रहा हूं कि कासिम रिजवी जी कि आप ज्यादा जो है भड़काऊ भाषण ना दें। कासिम रिजवी एक भी नहीं सुना, चला गया। कासिम रिजवी के ऊपर उस्मान अली का हाथ था, वो एकदम कॉन्फिडेंस में बातें करता था, भड़काऊ भाषण देता था। एक बार हैदराबाद से बात करने के लिए एक एक दल भी भेजा गया, हैदराबाद और इंडिया के बीच में समझौता हो सके उसके लिए दल भेजा गया, पीस आर्मी। आर्मी कहना से गलत होगा, पीस ग्रुप भेजा गया। पर दोनों का जो जो बात था, वार्ता था, वो ठप पड़ गया। इसी बीच राजाकार आर्मी हैदराबाद के अंदर कम्युनल वायलेंसेस करने लगा। वहां की जनता त्राहिमाम त्राहिमाम हो गई, राजाकार ने अति कर दिया। वहां की जनता भाग भाग के दूसरे स्टेट्स में जाने लगी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेहरू जी ने लॉर्ड माउंटबेटन को कहा कि अब हमें मिलिट्री एक्शन लेने का समय आ गया है, क्योंकि कासिम रिजवी ने अति कर दिया है। तो
लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा ठीक है, फिर तो आपको जो एक्शन लेना ले लीजिए। तो वहां पर इंडियन इंडियन आर्मी के फोर्सेस गए, 5 दिन तक लड़ाई कस के लड़ी गई। 6वें दिन मीर उस्मान अली जो है एक पब्लिक अनाउंसमेंट करते हैं कि हम भारत के अंदर विलय कर रहे हैं और ये काम मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए। इंडियन आर्मी की ये ऑपरेशन हैदराबाद के ऊपर, इसको ऑपरेशन कैटरपिलर या ऑपरेशन पोलो के नाम से जाना जाता है। ऑपरेशन कैटरपिलर और ऑपरेशन पोलो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। कल हम जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और अब उनको आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर की कहानी कैसे क्या है। उसे मैं शुरू करूंगा और किस तरीके से जम्मू कश्मीर को इंडिया में लाया गया और आज वो बोन ऑफ कंटेंशन जो है, इसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। आप मुझे ये बताइए कि आपको बातें समझ में आई कि नहीं समझ में आई, ये बताइए आपको बात समझ में आई या कि नहीं आई। तो एक क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन का आंसर लिख के आइएगा। देखिए सर, मैं आपको सीधा सीधा बताता हूं, अभी जो बच्चे मेंस दे रहे हैं वो लिटरली बहुत ज्यादा रो रहे हैं। एक आध बच्चे तो ऐसे, मैं नाम नहीं लूंगा, कि वो पछता रहे हैं कि मैंने पहले मेंस की आंसर राइटिंग क्यों नहीं करी और मेंस क्यों नहीं पढ़ा। समझ में आ गया कि नहीं? तो बेहतर है कि आंसर राइटिंग अभी ही शुरू कर दीजिए, नहीं तो बाद में पछताने से बढ़िया है कि पहले ही चीजें क्लियर कर लीजिए। समझ में आ गया? तो क्वेश्चन लिखिए कि डिस्कस द इश्यूज डिस्कस द इश्यूज issues in India during independence. Explain in context of integration of princely states. Explain in context of integration of princely states. क्लास का ड्यूरेशन में 1 से 1.5 घंटा रखूंगा। अब मैं आपको एक, समझ में आ रहा है आपकी नहीं? मैं ये पीडीएफ भी आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप में, आप उस पीडीएफ को पढ़ लेना, आपको आइडिया लग जाएगा। क्लियर है सर? इतनी बात क्लियर है? इवन संडेज को भी आपकी क्लास होगी, ठीक? खाली 10 और 11 को आपकी क्लास नहीं होगी, बाकी सब दिन क्लास होगी। 10 और 11 में मैं एक्चुअली एक फंक्शन में जा रहा हूँ, बाकी हर दिन क्लास होगी।